लर्नर्स, कैसे हो सब। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे व्हाट इज पेटेंट एंड प्रोसीजर फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट इन इंडिया। टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है एंड इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सपोज करिए आपने शायरी की 4 लाइनें लिखी और आपको पता चला कि इससे पहले कि आप उसको सुनाएं, आपके क्लास के किसी और बच्चे ने वो शायरी पूरी क्लास में सुना डाली और वाहवाही लूट ली। अब धक्का लगेगा ना कि यार मेहनत मैं करता रह गया, शायरी मैं लिखता रह गया, वाहवाही कोई और ही लूट रहा है। तब आता यार काश पहले इस शायरी पे मैं अपना ही हक जमा लेता, पहले ही सबको सुना देता। तो अब इस एग्जाम्पल को आज के टॉपिक से रिलेट करना इजीली समझ में आएगा। आप स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल सुनिए। ये है पिंकू और ये है चिंकू। अब पिंकू जो है ना, उन्होंने एक न्यू इन्वेंशन करी, लेकिन है पिंकू भोला भाला। इसको पता ही नहीं कि पेटेंट एक्ट भी कोई होता है, पेटेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है। बस इसी बात का फ़ायदा उठाया चिंकू ने। अब चिंकू ने क्या करा, उस इन्वेंशन को चुराया और अपना नाम कमाया। अब जब पिंकू को ये पता चला तो उसको एकदम से धक्का लगा, शौक लगा कि ये क्या हो गया। एक्सपेरिमेंट मैं करता रह गया, सारा हार्डवर्क मैं करता रह गया, रातों की नींद मेरी उड़ गई और नाम कोई और ही कमा रहा है, क्योंकि इसको पेटेंट के बारे में पता नहीं था। दैट्स व्हाई अब इसके साथ ऐसा हुआ। अब इसकी इन्वेंशन को चिंकू यूज़ कर रहा है। अब किस हक से उस पर केस करे, क्योंकि इसने पहले उस प्रोडक्ट पर या कह लो उस इन्वेंशन पर अपना हक जमाया ही नहीं, पेटेंट लेकर ही नहीं रखा था। तो ये पेटेंट है क्या? पेटेंट एक तरह से एक्सक्लूसिव लाइसेंस है जो आपको राइट देता है कि उस इन्वेंशन को जो आपने करी है उसको कोई और ना चुरा कर ले जाए, कोई उस पर और अपना हक ना जमाए। अगर पिंकू ने उस इन्वेंशन की पेटेंट ली होती तो चिंकू क्या है, उसके परमिशन के बिना, तो चिंकू पिंकू की परमिशन के बिना उस इन्वेंशन को यूज़ ही नहीं कर सकता था। और अगर मान लो उसने चुराई होती उसके इन्वेंशन को, अपना हक जमाया होता, तो पिंकू उसके ऊपर केस कर सकता था, बिकॉज उसके पास क्या होना था, पेटेंट होना था। तो समझ में आया पेटेंट क्या होता है? एक तरह से एक्सक्लूसिव लाइसेंस बोल सकते हो, राइट बोल सकते हो, आपको मिल जाता है कि आपके इन्वेंशन को कोई और आपकी परमिशन के बिना यूज़ नहीं कर सकता। अब बात ये है कि पेटेंट मिलता कैसे है, आप लोगे कैसे? अब पेटेंट बाजार में बिकने वाली कोई चीज़ नहीं है कि आप गए भैया जरा पेटेंट देना और आप ले आए घर पर। नहीं, इसके लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना रहता है। तो आज हम उसी प्रोसीजर की बात करेंगे कि पेटेंट अगर लेना है तो कैसे ले, कैसे ग्रांट करें। सबसे पहला स्टेप आता है कंसीविंग योर इंफॉर्मेशन। अब मान लो ये है मिस्टर शर्मा, इन्होंने करी एक इन्वेंशन। अब ये चाहते हैं कि इनकी इन्वेंशन सिक्योर रहे, मतलब जैसे वो पिंकू की इन्वेंशन चोरी करके ले गया था ना चिंकू, ये मिस्टर शर्मा कहते हैं मेरे साथ ऐसा ना हो, तो इसलिए ये पेटेंट करवाना चाहते हैं, पेटेंट लेना चाहते हैं। लेकिन अब सबसे पहले ये देखेंगे, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि जो इन्वेंशन मैंने करी है क्या वो पेटेंट हो भी सकती है। बिकॉज सेक्शन 3 जो है पेटेंट एक्ट का, उसमें वो सभी सब्जेक्ट्स बताए गए हैं जिनको आप पेटेंट नहीं करवा सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मिस्टर शर्मा ने कोई मैथ्स का फॉर्मूला इन्वेंट करा होता तो ये उसको पेटेंट नहीं करवा सकते थे। ठीक है, इसीलिए पहले इनको ये देखना पड़ेगा, ये एक तरह से रिव्यू करना होगा, सर्च करना होगा कि क्या इन्होंने जो इन्वेंशन करी है वो पेटेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली पेटेंट करवाई जा भी सकती है या नहीं। दूसरा ये देखेंगे कि इनकी जो इन्वेंशन है वो नोवल हो, नॉन ऑब्वियस हो, मतलब वो एकदम ओरिजिनल हो। ऐसा ना हो कि ऑलरेडी एक इन्वेंशन हुई थी, इन्होंने क्या करा, थोड़ा उसमें मॉडिफिकेशन करी और उसको अपनी इन्वेंशन बता दिया। नहीं, वो जो इन्वेंशन करी हो एकदम ओरिजिनल होनी चाहिए। प्लस वो क्या है, ऑपरेशनल यूज़, मतलब उस इन्वेंशन का कोई यूज़ भी हो, ऑपरेशनल यूज़ हो, इंडस्ट्रियल यूज़ हो। ठीक है, तो अगर तो इनको लगा कि हाँ ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये मीट कर रहे हैं,
ठीक है। इनका ऐसे इन्वेंशन है जो पेटेंट भी करवाई जा सकती है, एकदम ओरिजिनल भी है, उसका ऑपरेशनल यूज भी हो सकता है। तो ये जाएंगे सेकंड स्टेप की ओर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? ड्राफ्टिंग ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन। इसमें अब ये क्या करेंगे, जितने भी एक तरह से इन्होंने क्या करना है कि इनकी जो इन्वेंशन करी है ना इन्होंने, उसको डिस्क्लोज करना है कि वो क्या है इन्वेंशन, क्यों करी गई है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, वो कैसे इन्वेंशन करी गई है, ठीक है, उसका क्या यूज़ रहेगा, उसकी क्या समरी है, उसका क्या एब्स्ट्रैक्ट है, क्या ड्राइंग है, ये सारी चीज़ें इन्होंने क्या है उसमें डिस्क्लोज करनी है। किसके रिलेटेड? अपने इन्वेंशन के रिलेटेड। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप है फाइलिंग द पेटेंट एप्लीकेशन। तो कहते हैं वो जो एप्लीकेंट जिसको पेटेंट चाहिए वो क्या एप्लीकेशन फाइल करवाएगा। कहाँ करवाएगा? इंडियन पेटेंट ऑफिस में। तो सेक्शन 6 जो है कहते हैं वो इसके रिगार्डिंग ये बताता है कि पर्सन्स एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर पेटेंट, कि कौन कौन से पर्सन्स हैं जो इस एप्लीकेशन को फाइल करवा सकते हैं। तो सबसे पहले इन्वेंटर, खुद इन्वेंटर। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे? मिस्टर शर्मा की, है ना। तो कहते हैं या तो खुद मिस्टर शर्मा इस एप्लीकेशन के लिए फाइल करवा सकते हैं, ठीक है, या फिर असाइनी। अब असाइनी कौन हुआ? ध्यान से सुनो, मानकर चलो ये जो मिस्टर शर्मा है, ठीक है, इन्होंने मिस्टर वर्मा को बोला कि मेरी जगह तुम पेटेंट के लिए जो एप्लीकेशन है वो फाइल कर दो। तो ये क्या हुआ? असाइनी। पहले क्या था कि खुद मिस्टर शर्मा कर सकते हैं फाइल एप्लीकेशन। असाइनी मतलब अगर मिस्टर शर्मा किसी मिस्टर वर्मा को या किसी और को बोल रहे हैं कि तुम मेरी जगह पर क्या कर दो, एप्लीकेशन फाइल कर दो, मतलब मिस्टर शर्मा किसी और को अथॉरिटी दे रहे हैं, तो वो क्या हुआ? असाइनी। लेकिन अगर मिस्टर शर्मा की डेथ हो गई तो उस केस में जो उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा ना, वो क्या है? पेटेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। इसमें सेक्शन 6 में हमने ये देख लिया कि कौन कौन से पर्सन्स हैं जो एंटाइटल्ड है, जो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अब सेक्शन 7 बताता है हमको फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, कि उस एप्लीकेशन की फॉर्म कैसी होगी। इसमें 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट कहते हैं कि एक इन्वेंशन के लिए एक ही एप्लीकेशन दी जाएगी। मिस्टर शर्मा ने अगर मान लो 2-3 इन्वेंशंस करी हैं, तो ये नहीं कि वो तीनों इन्वेंशंस के लिए एक एप्लीकेशन देंगे। नो, एक इन्वेंशन के लिए एक ही एप्लीकेशन। क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मैंने आपको क्या बताया था कि मिस्टर शर्मा ने अथॉरिटी दे दी मिस्टर वर्मा को कि वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर मिस्टर वर्मा क्या हुए? असाइनी। तो इस बात का प्रूफ जो है कि इसने इसको असाइनी बनाया है, ये प्रूफ भी एप्लीकेशन के साथ लगेगा। सेकंड पॉइंट भी क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट, ये जो एप्लीकेशन है 2 तरह की होती हैं, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। ये दोनों आगे समझते हैं। ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब सेक्शन 8 क्या बोलता है? प्रोवाइड्स स्पेशल प्रोविजन फॉर फॉरेन एप्लीकेशंस। मान लो ये एक पर्सन है मिस्टर जॉय, ये जो है ये फॉरेन में रहते हैं, इनके पास ना ये आए मान लो पेटेंट करवाने के लिए अपनी इन्वेंशन को, क्योंकि ये फॉरेनर है तो पहले ये देखा जाएगा कि ये जिस इन्वेंशन की पेटेंट करवाने आए हैं क्या ऑलरेडी फॉरेन में इनके पास उस चीज़ का पेटेंट है या नहीं। ऐसा ना हो फॉरेन में भी पेटेंट लेके बैठा, इंडिया में भी आ गया उसका पेटेंट लेने, ठीक है। तो ये चीज़ पहले देखी जाएगी। सेक्शन 8 क्लियर हुआ। सेक्शन 9, अब सुनो प्रोविजनल एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन क्या होती है। सबसे पहले प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, अब इसको ध्यान से समझना कि तो प्रोविजनल एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन की, ठीक है। तो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन क्या होता है? प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन मान के चलो ये कौन है? मिस्टर शर्मा है, ठीक है जी। ये एक इन्वेंशन कर रहे हैं जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, मतलब इनकी इन्वेंशन 100% कंप्लीट नहीं हुई है,
लेकिन इनकी इन्वेंशन 80% कंप्लीट हो चुकी है। अब ये चाहते हैं, इन्होंने सोचा कि मेरी इन्वेंशन भले ही 100% कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन कहते 80% तो हो गई ना। कहते अगर इतनी ही कोई चुरा कर किसी ने उस पर अपना हक जमा लिया, किसी ने उस इन्वेंशन को अपना बोल दिया, तो कहते मैं तो 100% का ही वेट करता रह जाऊंगा, इतने में कोई और मेरी इन्वेंशन को अपना बना कर ले जाएगा। तो जितनी इन्वेंशन हो चुकी है उतने को सिक्योर करने के लिए ये क्या है, प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल करवा देंगे। तो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन क्या है, जब आप अपनी इनकम्प्लीट, जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, उस इन्वेंशन को सिक्योर करने के लिए जब आप एप्लीकेशन फाइल करवाते हो। क्लियर। तो इस स्पेसिफिकेशन में क्या रहेगा कि जितनी, मान लो 80% इन्वेंशन हो चुकी है, तो जितनी इन्वेंशन हुई है उसका थोड़ा बहुत आप बता दो कि मैं इस तरह की इन्वेंशन कर रहा हूँ, ये इस तरह काम चल रहा है, वो सब आप डिस्क्लोज कर दो। क्लियर। लेकिन मान लो आज कितनी तारीख है, 25 अप्रैल, ठीक है। तो 25 अप्रैल को इन्होंने क्या करा, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, मतलब इन्होंने क्या है, अपनी आधी अधूरी जो इनकी इन्वेंशन है उसकी एप्लीकेशन फाइल करवा दी। तो जिस दिन करवाई उस दिन से लेकर विदिन 12 महीनों के अंदर इनको क्या है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देनी होगी। समझ में आई। अंडर किसके, फॉर्म 2 के। फिर से सुनो, इनकी अभी जो है इन्वेंशन कंप्लीट नहीं हुई थी, ठीक है, जितनी हुई उतनी की एप्लीकेशन फाइल करवा दी उसकी प्रोटेक्शन के लिए। आज इन्होंने मतलब 25 तारीख को करवाई, तो जिस दिन इन्होंने करवाई फाइल एप्लीकेशन उस दिन से लेकर 12 महीनों के अंदर इनको क्या है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देनी होगी। बिकॉज जो पेमेंट है वो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे नहीं मिलता, आधी अधूरी इन्वेंशन के बेसिस पे आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। इसलिए फॉर्म 2 के अंडर क्या है, इनको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन 12 महीनों के अंदर देना होगा। इतना क्लियर हुआ। तो सेक्शन 10, तो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, एक पर्सन क्या है, वो डायरेक्टली भी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की एप्लीकेशन फाइल करवा सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन करवानी कंपलसरी है। वो तो अगर आपको लगता है किसी बात का डर है, आप प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए अगर पहले ही करवाना चाहते हो, मतलब आपकी इन्वेंशन कंप्लीट होने से पहले अगर करवाना चाहते हो एप्लीकेशन फाइल, तो आप करवा सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्टली कंप्लीट करने के बाद ही अगर एप्लीकेशन फाइल करवाना चाहते हो तो वो भी करवा सकते हो। बीच में प्रोविजनल कुछ कंपलसरी नहीं है, ठीक है। वहाँ पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, अब पहले जितनी हुई उतनी सिक्योर करवाना चाहते हो या सीधा पूरी कंप्लीट होने के बाद ही करवाना चाहते हो। क्लियर। अब सुनो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन मतलब यहाँ पर क्या है, मिस्टर शर्मा की जो इन्वेंशन है वो 100% कंप्लीट हो चुकी है। ये बात समझ में आई। अब मान लो इन्होंने 25 अप्रैल 2023 में एप्लीकेशन फाइल करवा दी इन्होंने एप्लीकेशन फाइल। अब जिस दिन इन्होंने करवाई है एप्लीकेशन फाइल उसके आफ्टर 18 मंथ बाद, जिस दिन इन्होंने एप्लीकेशन फाइल करवाई है ना, उसके 18 मंथ बाद क्या है, इनकी जो ये एप्लीकेशन है वो पब्लिश कर दी जाएगी। लेकिन ये मिस्टर शर्मा कहते हैं यार 18 महीनों का सब्र मैं नहीं कर सकता, कहता इतने वेट नहीं मुझसे होगा। तो जो पर्सन 18 मंथ्स, इतनी एक्सपायरी डेट तक का वेट नहीं कर सकते, वो क्या है, अर्ली पब्लिकेशन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। साथ में जो उन्होंने प्रिस्क्राइब्ड फीस रखी हुई है वो देकर वो क्या है, फॉर्म 9 के अंडर ये रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि हमको हमारी जो एप्लीकेशन है उसको जल्दी पब्लिश किया जाए। तो फिर क्या है, उनकी जो पब्लिश है वो एप्लीकेशन जो है वो 1 महीने के अंदर पब्लिश कर दी जाएगी। अगर तो कोई 18 महीने तक का वेट कर सकता है तो उसकी, तो जिससे उसने एप्लीकेशन फाइल कराई उसके 18 महीने बाद ही एप्लीकेशन पब्लिश होगी। लेकिन अगर आप इतना इंतज़ार नहीं कर सकते, आप में सब्र नाम की चीज़ नहीं है, तो आप अर्ली पब्लिकेशन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। साथ में जो फीस बताई गई है वो फीस देकर आप क्या है, जल्दी आपकी एप्लीकेशन पब्लिश हो जाएगी विदिन 1 मंथ में। समझ में आया। अब कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में कंटेंट क्या क्या रहेगा। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में आपकी इन्वेंशन का क्या टाइटल है, उसके क्या बेनिफिट्स है, उसका क्या यूज़ है, उसके क्या समरी है, उसका क्या एब्स्ट्रैक्ट है, उसकी क्या ड्राइंग है, ये सारी चीज़ें क्या है डिस्क्लोज करी गई होती हैं।
तो ये आपको पूरा पॉइंट समझ में आ गया, फाइलिंग ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन, ठीक है। इसको हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा, सेक्शन 6 में, 7, 8, 9, 10 सब में पढ़ा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की कि एप्लीकेशन फाइल करवाने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो है रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। अब जब एप्लीकेशन फाइल हो चुकी है, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, जो एप्लीकेंट है ना, मतलब जो मिस्टर शर्मा थे, वो रिक्वेस्ट करेंगे कि एप्लीकेशन को एग्जामिन किया जाए। किसको रिक्वेस्ट करेंगे? पेटेंट ऑफिस में वो रिक्वेस्ट करेंगे कि चलिए आप इसको एग्जामिन कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो पेटेंट ऑफिस है, ये वो एप्लीकेशन किसको दे देगा? कंट्रोलर को देगा। कंट्रोलर क्या करेगा? एग्जामिन करेगा। वो क्या एग्जामिन करेगा? वो ये एग्जामिन करेगा कंट्रोलर कि क्या जो पेटेंट का क्राइटेरिया है, पेटेंट लेने का जो क्राइटेरिया है, वो यहाँ पे पूरा किया गया है या नहीं। वो क्या क्राइटेरिया है? सबसे पहले तो वो ये देखेगा कंट्रोलर कि क्या इन्होंने जो इन्वेंशन करी है ये पेटेंट करी जा सकती है, क्या ये पेटेंट एक्ट के सेक्शन 3 के अकॉर्डिंगली कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने वो इन्वेंशन करी है जिसको पेटेंट करवा ही नहीं सकते। दूसरा ये एग्जामिन करेगा कि क्या इनके जो इन्वेंशन है वो एकदम ओरिजिनल है, क्या वो एकदम न्यू इन्वेंशन करी गई है, कहीं उसमें कोई ऐसे मॉडिफिकेशन तो नहीं करके अपनी इन्वेंशन बताई जा रही, बिल्कुल ओरिजिनल है ना, ठीक है। और वो इंडस्ट्रियल, वो ऑपरेशनल यूज़ के लिए है, ठीक है। जब इसको लगा, अब कंट्रोलर को लगा कि सारा क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, मतलब सारा क्राइटेरिया यहाँ पे पूरा किया गया है, तो ये क्या है, अब इस एप्लीकेंट को फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट FER, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट क्या है, प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है? रिस्पोंड टू ऑब्जेक्शंस। अब लगे ऑब्जेक्शन इसके इन्वेंशन पर, ये जो एप्लीकेंट है, जो मिस्टर शर्मा है, कईयों ने ऑब्जेक्शन उठाए, अरे ये क्या, ये तो हमारी इन्वेंशन है, हमारी इन्वेंशन को आप नहीं बोल रहे। मतलब किसी भी तरह के ऑब्जेक्शंस लग सकते हैं। ये तो अब यही चाहेगा ना, नहीं ये सारे ऑब्जेक्शंस झूठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी ओरिजिनल इन्वेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये एप्लीकेंट के ऊपर जो भी ऑब्जेक्शंस लगाए गए हैं इसकी इन्वेंशन के ऊपर, मतलब तो खुद को सही साबित करने के लिए अब इसके पास ये राइट है, ये अधिकार है कि ये रिक्वेस्ट कर सकता है। रिक्वेस्ट किस चीज़ के लिए कर सकता है? ये हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है कि सुनवाई करवाई जाए। फिर वो हियरिंग फिजिकल हियरिंग भी हो सकती हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हो सकती हैं। इन शॉर्ट हियरिंग के लिए ये रिक्वेस्ट इसीलिए करता है खुद को इनोसेंट प्रूव करने के लिए कि ये जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं ये सारे झूठे हैं, ये सारे गलत है, ठीक है। अब चलो हियरिंग हो गई, ठीक है। हियरिंग के दौरान अगर तो जो डिसीजन है वो इसके फेवर में नहीं निकला, ये बात प्रूव होगी कि ऑब्जेक्शन सही थे, फिर इसको पेटेंट ग्रांट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर हियरिंग में ये साबित हो गया कि एप्लीकेंट जो है वो इनोसेंट है, जो ऑब्जेक्शंस लगे थे वो गलत थे, फिर क्या इसको पेटेंट ग्रांट कर दिया जाएगा, मतलब इसको पेटेंट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो अब क्या है, ये इनोसेंट प्रूव हो गया, इसको ग्रांट हो गया पेटेंट, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्शंस नहीं लगते फिर तो ठीक ही था, इसको डायरेक्टली ग्रांट हो जाना था पेमेंट। ऑब्जेक्शंस लगे, इसके पास राइट था, इसने हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट करी, उसमें ये इनोसेंट प्रूव हो गया, तो इसको क्या है, पेटेंट मिल गया, मतलब इसको पेटेंट सर्टिफिकेट दे दिया गया। अब वो सर्टिफिकेट इसको मिला, वो सर्टिफिकेट 20 सालों के लिए वैलिड माना जाता है, 20 सालों के लिए वैलिड माना जाएगा। मतलब इन 20 इयर्स में इसकी इन्वेंशन पे कोई और अपना हक नहीं जता सकता, इसके परमिशन के बिना कोई और इस इन्वेंशन को यूज नहीं कर सकता। लेकिन आया कहानी में एक ट्विस्ट, ये जो सर्टिफिकेट है ये 20 इयर्स के लिए वैलिड है, 20 इयर्स कंप्लीट हो गए, मतलब अब वो सर्टिफिकेट जो है वो पेटेंट है वो वैलिड ही नहीं है। वैलिड नहीं है तो मान लो अब इसकी इन्वेंशन को जो थी वो मार्केट डोमेन में आ गई। अब उस इन्वेंशन को चाहे कोई यूज़ करे, कोई अपना बोले, कुछ भी करे, ये उसको कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो अब सर्टिफिकेट जो था, पेटेंट था, वो वैलिड नहीं रहा। मतलब 20 साल बाद वो जो इन्वेंशन थी वो मार्केट डोमेन में आ गई है, अब उसको कोई भी यूज़ कर सकता है, कैसे भी यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर ये 20 साल बाद दोबारा रिन्यू करवाता है, फिर से रिन्यू कराता है अपने पेटेंट को, तो वो जो इन्वेंशन थी वो फिर से इसकी ही है, वो जो इन्वेंशन है वो मार्केट डोमेन में नहीं आएगी,
ठीक है। तो अब ये इसके ऊपर है कि 20 साल बाद उसको रिन्यू करवाता है तो फिर से इसका ये अधिकार रहेगा। अगर नहीं करवाता तो मतलब अब वो वैलिड नहीं है पेटेंट, तो वो इन्वेंशन क्या है, मार्केट डोमेन में आ जाएगी, तो उसको कोई भी यूज़ कर पाएगा। समझ में आया प्रोसीजर? तो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। एंड वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।